पाशा साहिब को जज साहिब का इतनी अजलत में फ़ैसला करना पसंद नहीं आया, इसलिए वह जल्दी से बोल पड़े। जज साहिब, इस केस में मेरी क्लाइंट बेकसूर है, फिर सज़ा इन्हें क्यों सुनाई जाए? जबकि इस चीज़ को मुसलसल नज़रअंदाज किया जाता रहा था कि वो एक अच्छे काम के लिए चोरी करती थी। पाशा साहिब का लहजा थोड़ा सख्त हुआ, जबकि अब मोमानी जान, आर्यान की ममा और मामू जान भी अंदर आ चुके थे। पाशा साहिब, आप शायद जानते नहीं हैं, आपकी क्लाइंट कुछ वक्त पहले हार्ट स्मगलर भी रह चुकी है। खानम पाशा लोगों को बेदर्दी से मारकर इनका दिल सीने से निकाल लिया करती थी। इस दिल को फिर बैंकॉक सप्लाई करके एक भारी कीमत वसूल करती थी। कर्नल अंकल ने जो फाइल इन्हें दी थी, इसमें हानम की सारी डिटेल मौजूद थी। वैसे भी सभी जानते थे हानम चोरी के साथ एक हार्ट स्मगलर भी है। पाशा साहिब इस बारे में जानते तो थे, मगर इनके पास कोई सबूत नहीं था जो वो पेश करते। माय ऑनर, मैं आपकी बात से मुतफिक करता हूँ, मगर हानम पाशा इन लोगों का कत्ल करती थी जो बुरे लोग थे, इस मुल्क को तबाही की जानिब लेकर जा रहे थे, जो स्मगलर का काम करते थे। और मेरी क्लाइंट इनका दिल इसलिए निकालती थी ताकि इनके हार्ट को बैंकॉक के अस्पताल में डिलीवर कर सके। फिर इस हार्ट पर जो मुआवजा मिलता था, वो इसे बैंकॉक में मौजूद यतीम बच्चों पर सर्व करती थी। मेरी क्लाइंट का कोई भी मकसद गलत नहीं था। पाशा साहिब ने तफसील से बताया तो वहाँ खड़े सब भी हैरान हुए। आपकी बात अपनी जगह, मगर अदालत को सबूत चाहिए होता है यकीन करने के लिए। क्या आपके पास कोई सबूत है? अपनी ऐनक को उतारते जज साहिब अपनी उंगलियों में उंगलियां फंसाते तफ्तीश से इन्हें देखने लगे। तो पाशा साहिब एकदम परेशान हुए, क्योंकि इनके पास तो बैंकॉक का कोई रिकॉर्ड नहीं था जिसके ज़रिए पता चल सकता वो अस्पताल में हार्ट सेल करती थी और इन पैसों को वहाँ के यतीम बच्चों में डोनेट करती थी। बैंकॉक में भी इसने अपनी शिनाख्त को मख्फी रखा था, बस चंद ऊंचे ओहदेदार लोग ही थे जो इसे जानते थे, वरना बाकी सब इसे डेविल क्वीन के नाम से जानते थे। एक नज़र हानम की जानिब देखते ही पाशा ने अपनी पेशानी को मसला, जब एकदम धड़ल्ले से दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। सब ने एक साथ दरवाजे की सिमत देखा, जहाँ आने वाले को सिर्फ हानम और कर्नल अंकल के सिवा कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि इसके दोस्तों को भी एमजे के बारे में कुछ नहीं पता था। जारी को ऐन वक्त पर यहाँ देखकर हानम फीकी सी मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। जब वह मखसूस चाल चलता हानम के पास आया। जारी जानता था हानम कोर्ट ऑफिस में है, इसने न्यूज़ देख ली थी, मगर हानम ने इसे कुछ नहीं बताया था। इसने हानम को कॉल्स भी की, मगर इसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। इसीलिए आधे ही घंटे में जारी ने सारी इन्फॉर्मेशन बैकऑक से इकट्ठी करते इसकी एक फ़ाइल तैयार करवाई। वो जानता था इस बारे में सवाल ज़रूर होगा, इसीलिए पहले से फ़ाइल तैयार करवाते वो ऐन वक्त पर आकर बाजी ले गया था। हानम, तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। जैरी ने आते ही शिकवा किया तो हानम शर्मिंदा हुई। मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, मगर तुमने एक भी रिसीव नहीं की और तुम्हारा मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रहा था। सारा मामला जैरी को समझ आ गया था, मगर आर्यन के सीक्रेट एजेंट होने का राज अभी तक राज ही था। जैरी, मोबाइल मेरे पास नहीं था, मैं कैसे बताती तुम्हें? हानम का लहजा वैसे ही फीका सा था। दिल आर्यन को अभी भी याद कर रहा था। दिल इसकी बेवफाई पर अभी भी बदगुमान नहीं हो सका था। सच्ची मोहब्बत थी, कैसे बेवफाई पर ख़त्म हो जाती। जबकि हानम जानती थी आर्यन ने इसका मोबाइल चुपके से ले लिया था। इसने महसूस किया था, मगर आर्यन को पता नहीं लगने दिया। हानम के हाथ पर हाथ रखकर तसल्ली देते जैरी हाथ में फाइल पकड़े जज साहिब के पास आया। आप सबूत चाहते हैं ना? ये ले सबूत, इसमें एक एक डिटेल वाज़ेह है। हानम ने कब कहाँ हार्ट ट्रांसफ़र करवाया, कितनी कीमत वसूल की और इन पैसों का इस्तेमाल कहाँ किया, सब कुछ इस फाइल में दर्ज है। जैरी सफाई से बोला तो जज साहिब ने इसे देखा, जो यहाँ का नहीं लग रहा था। इसके नकूश में फ़र्क था, वो शायद बैंकॉक का ही था। फाइल को पकड़ते जज साहिब ने एक बार सारा रिकॉर्ड पढ़ा। जो वो बोल रहा था वो सब सच था। हानम बुरी नहीं थी, बस इसका तरीका कार गलत था। मिस हानम, आपने जिन बच्चों की जिम्मेदारी ले रखी थी, आज से उनकी जिम्मेदारी हुकूमत उठाएगी। हम नहीं जानते आप हुकूमत से मदद लेने के बजाय चोर क्यों बन गई, मगर आपकी नीयत गलत नहीं थी, आपका तरीका कार गलत था। आपको चोर नहीं बनना चाहिए था, बल्कि आप एक बार हुकूमत से इस बारे में बात करके देखती। जज साहिब ने बोलने के दौरान एक नज़र अपने साइड हाथ में मौजूद घड़ी पर डाली, जहां अदालत का वक्त ख़त्म होने में से सिर्फ 10 मिनट रह गए थे, जिसकी बुनियाद पर आप भी थोड़ी सी सज़ा की हकदार हैं। अदालत की तरफ से आपको भी सज़ा मिलेगी। अगर किसी को मज़ीद कुछ बोलना है तो बोल ले, वरना अदालत अपना फैसला सुनाए। जज साहिब ने कर्नल अंकल और पाशा की जानिब देखा। कर्नल अंकल तो मुजमिर ही खड़े थे। खाम खा में ही इन्होंने हानम को गलत समझ लिया, मगर इन्हें तो इससे ज़्यादा आर्यन की फ़िक्र होने लगी, जिसने कर्नल अंकल और मुल्क की वफादारी की वजह से अपनी मोहब्बत से किनारा कर लिया। कर्नल अंकल के एक दफ़ा कहने पर वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने को तैयार हो गया था, जबकि वो अब भी ये जानते थे कि आर्यन को मोहब्बत नहीं इश्क हो गया है। इश्क और
इश्क मरते दम तक नहीं ख़त्म होता। इन्हें इस पल आर्यान की बेतहाशा फ़िक्र हुई। इन्होंने इसे कॉल भी करना चाहिए मगर इसने उठाई ही नहीं। शायद वो नाराज़ हो गया था। वो खुद से अपने दिल से रूठ बैठा था, जिसने हानम को खो दिया, जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी थी। जबकि जज साहिब के देखने पर कर्नल अंकल ने नफ़ी में कर देने लाई, जैसे अब मज़ीद कुछ न कहना चाहता हो। जैसे अब इनमें बोलने की हिम्मत ना हो कि वो किस मुंह से आर्यन का सामना करेंगे। इन्होंने आर्यन से इसकी मोहब्बत छीन डाली थी और इसे तड़पता छोड़ आए थे। पाशा साहिब को एतराज़ था, वो क्यों नहीं हानम को थोड़ी सी भी सज़ा दे। पाशा साहिब के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता था। जज साहिब, आपको नहीं लगता हानम को आज़ाद कर दिया जाए, इन्हें कोई सज़ा ना दी जाए? पाशा साहिब का लहजा काटने वाला था, क्योंकि इनकी बहू को सज़ा मिले ये इन्हें मंजूर नहीं था। पाशा साहिब, बेहतर होगा आप पहले सज़ा सुन ले, फिर कोई एतराज़ करे। जज साहिब का लहजा माज़रत वाला था। जब इन्होंने एक लंबा सांस खींचते बोलना शुरू किया, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जज साहिब ने सबको अपनी जानिब मुतवज्जा किया तो सभी इन्हें देखते इनका फैसला सुनने के लिए बेचैन हुए थे। अदालत तमाम सूरत-ए-हाल और सबूतों को मद्देनज़र रखते इस फैसले पर पहुंची है कि क्राइम लेडी मतलब हानम पाशा को 2 साल की कैद सज़ा सुनाई जाती है, ताकि अदालत का ये एक फ़ैसला इनकी आने वाली ज़िंदगी में दोबारा गलती का जवाज़ पैदा न करे। जज साहिब ने अपनी बात मुकम्मल की, जबकि हर किसी ने अपने सर नफ़ी में हिलाए थे। अदालत का सुनाया कटल फ़ैसला सब ने बआसानी सुना और मीडिया के ज़रिए हर तरफ फैल गया। जबकि इनके फ़ैसला सुनाने की देर थी, हज़ारों की तादाद में बच्चे कोर्ट ऑफिस में जमा होने लगे। ये वो बच्चे थे जिन्हें हानम के साथ बहुत लगाव था और इस वक्त ऐसी हालत में वो हानम को अकेला कैसे छोड़ सकते थे। इन सभी बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। हानम को एक दो की भी सज़ा नहीं इन्हें मंजूर नहीं थी। इन बच्चों की गार्डियन जो हानम ने ही हायर की थी, वो बच्चों समेत खुद भी हानम की रिहाई के लिए रोने लगी थी। बच्चों के नारे लगने शुरू हो गए थे। हर किसी की ज़बान पर बस एक ही बात थी, हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमारी हानम चाहिए, हमें इसकी रिहाई चाहिए। तमाम बच्चे एक साथ हम आवाज़ ये नारे लगाने लगे तो इनकी आवाज़ कमरे के अंदर तक जाने लगी। बच्चों का यह जज्बा देखकर हानम को अपने दिल में कुछ होता महसूस हुआ। हज़ारों लाखों की तादाद में बच्चे थे जो इसे चाहते थे और वो यूं ही नाउम्मीद होकर मौत मौत के मंजर को देख रही थी। वो इतना तो ज़रूर जानती थी कि इसे सज़ा तो मिलेगी ही, मगर ये बच्चे इसकी इतनी सज़ा के लिए भी लड़ेंगे। ये देखकर हानम की आंखें नम होने लगी। कोर्ट हाल का दरवाज़ा खुल चुका था। कुछ बच्चे अब कोर्ट हाल के अंदर नारे लगाते जज के सामने जाने लगे और कुछ बच्चे हानम की जानिब दौड़ते और जाते ही इसके साथ लिपट गए। इनके साथ ही बेशुमार मीडिया वाले भी अंदर दाखिल हुए। वो पहले वो बच्चे पहले तो नहीं जानते थे कि इनकी हानम यतीम खाने में हर हफ्ते क्यों आती है और इनकी इतनी अच्छी देखभाल क्यों होती है। इनकी तालीम भी पूरी होती है और इनकी हर ज़रूरत भी पूरी होती है, मगर इन सब की बातों की सच्चाई तो इन्हें अब पता चली थी। इन यतीम बच्चों की ख्वाहिशात, इनकी ज़रूरत इनकी हानम पूरी किया करती थी और वो इन बच्चों के लिए इतना कुछ करती थी। इनके लिए वो इतनी बुरी बनने को तैयार हो गई थी और इनकी ही वजह से इसे सज़ा मिल रही थी। ये इन बच्चों को कहाँ मंजूर था। इनकी हानम ने इनके लिए इतना कुछ किया, क्या आज वो अपनी हानम के लिए कुछ करना चाहते थे? वो लोग इसे कैद नहीं होने दे सकते थे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। तमाम बच्चे बस एक ही चीज़ की रट लगाए थे जब इन्हें कुछ एजेंट ने खामोश करवा कर एक एक को बोलने को कहा। मगर कोर्ट के अंदर सारा मंजर मीडिया ने अपने कैमरों में कैप्चर किया। मीडिया कैमरा घुमा रहा था जब इन्होंने कैमरे का रुख खानम की फैमिली की जानिब किया। इसकी फैमिली के चेहरे लाइव टीवी पर चलने लगे और इस एक वक्त में जो बर्बादी जो शुरू होनी थी वो हो चुकी थी। किसी ने बहुत दूर बैठे मामू जान मुमारी जान को टीवी से ही अपने कैमरे में उतारा। हानम को सज़ा नहीं होनी चाहिए। हानम ने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया। सज़ा देनी है तो हमें दें, हम हानम को सज़ा नहीं होने देंगे। एक 15 साल का बच्चा बोला, जो हानम का फेवरेट भी था। अगर हानम को सज़ा हुई तो हम सब कुछ तबाह कर देंगे, हमें हमारी हानम वापस चाहिए। दूसरा बच्चा बोला, हानम को आज़ाद कर दे, अपना फ़ैसला वापस ले ले, वरना अगर हानम को सज़ा हुई तो हम खुदकुशी कर लेंगे। इनमें से एक जज्बाती बच्चा बोला, जो हानम के लिए रो रो कर हलकान भी हो रहा था। कुछ ख़ास बच्चे ऐसे भी थे जिन्हें हानम ने बचपन से ही प्यार दिया था। माय लॉर्ड, आप खुद देख ले इन बच्चों की हालत। ये हानम को 2 साल कैद होते कैसे देख सकते हैं? ये हानम के बगैर कैसे रहेंगे? ये बच्चे मेरे क्लाइंट के गवाह हैं। अगर ये बच्चे ना होते तो मेरी क्लाइंट चोरियां क्यों करती? मेरी क्लाइंट का इसमें कोई कसूर नहीं है, लिहाजा इन्हें आज़ाद कर दिया जाए। पाशा साहिब ने एक नज़र हानम को देखा, जो कटहरे में खड़ी नीचे बैठी इन बच्चों के साथ खुद भी रोने लगी थी। हमारी हानम को आज़ाद करें। एक बार फिर से नारे लगने लगे। जज साहिब, मैं अपना केस वापस लेता हूँ। अगर मुझे पहले पता होता हानम बेगुनाह है तो मैं कभी भी इसके खिलाफ़ केस ना करता। ये बच्चे हानम से बहुत लगाव रखते हैं।
मैं चाहता हूँ आप हानम को आज़ादी का फ़ैसला सुनाएं। कर्नल अंकल हानम की आज़ादी चाहते थे। वो चाहते थे वो जल्द अज जल्द आज़ाद होकर आर्यन के पास आ जाए। आखिर एक वही है जो इसे इस हाल में भी संभाल लेगी, वरना जितना आर्यन टूट चुका था, दोबारा जुड़ने की इन्हें कोई उम्मीद नज़र नहीं आई थी। जबकि जज साहिब तो कुछ परेशान हुए थे। फिर अपने साथ बैठे कुछ लोगों से इन्होंने मशवरा किया, क्योंकि अब सवाल इन बच्चों का भी था। वो सोच समझ कर फैसला करना चाहते थे, वरना इन बच्चों ने खुदकुशी करने की धमकी दी थी। वो अगर कुछ बोल सकते थे तो मतलब कर भी सकते थे। तकरीबन 10 मिनट मज़ीद मशवरे करने के बाद जज साहिब हतमी फ़ैसले पर आए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अदालत बहुत सोचने के बाद इस फैसले पर पहुंची है कि हानम पाशा को कोई सज़ा ना दी जाए, इन्हें आज़ाद कर दिया जाए। अदालत हानम पाशा के हक़ में फ़ैसला सुनाती है। आज से इन सब यतीम बच्चों का खर्चा हुकूमत उठाएगी, इनकी हर ज़रूरत को हुकूमत पूरा करेगी। अदालत ने अपना फ़ैसला सुनाया तो सब एक साथ खुशी से झूम उठे। सबके चेहरे पर चहकती चमक आई थी। जज साहिब फैसला सुनाते अपनी कुर्सी को छोड़कर उठ खड़े हुए और वहाँ से रास्ता बनाते बाहर की जानिब बढ़ गए थे, तो हानम की पूरी फैमिली इसकी जानिब बढ़ी। नूरे और तालिया तो जाते ही इसके गले लग गई थी। समंदर किनारे तेज़ तेज़ ठंडी हवा चल रही थी। मौसम खुशगवार था, धूप ना होने के बराबर थी। गीली रेत पर बैठा आर्यन पाशा मुसलसल सिगरेट फूंक रहा था। डब्बी ख़त्म कर चुका था, दूसरी भी ख़त्म होने के करीब थी। इसके आसपास सिर्फ धुआं ही धुआं था। वो इस धुएं की तरह खुद को भी मरगूब करना चाहता था। वो चाहता था ये धुंधलापन इसके जहन में रच जाए, वो इसकी सोचें धुंधली हो जाएं, इसे हानम का चेहरा बार बार नजर ना आए। इसे 1 घंटे में ना जाने कितने ही गजबनाक आंसू इसकी आंख से टपके इसकी बेड में जज्ब हुए। वो इतने खामोश आंसू बहा चुका था, मगर इसका गम अभी तक हल्का नहीं हुआ था। वतन और मोहब्बत में से एक चीज़ को चुनकर आर्यन पाशा ने अपने दिल को धड़काना बंद कर दिया था। इसने अपने दिल के मकाम पर हाथ रखकर महसूस किया, मगर इसकी धड़कन बहुत स्लो हो गई थी, जैसे न चलने के बराबर। आर्यन का दिल चाहा वो खुद को ख़त्म कर ले। हानम के बगैर इसकी ज़िंदगी का क्या फ़ैसला। इसके दिमाग में फिर से हानम की जुदाई का सारा मंजर चलने लगा। इस लम्हे आर्यन पाशा की सांसें बंद क्यों नहीं हुई। आर्यन पाशा मरा क्यों नहीं था। वो सोचता था अगर हानम जुदा हुई तो आर्यन पाशा की सांसें ख़त्म हो जाएंगी। फिर अभी तक इसकी सांसें क्यों चल रही थी, क्यों वो अभी तक जी रहा था। हानम से बेवफाई के बाद इसे जीने का तो कोई हक़ नहीं था। बेवफाई की है मैंने, मोहब्बत नहीं निभाई। आर्यन पाशा ने हानम की मोहब्बत में किसी एक चीज़ को चुनने की सूरत में अपने दिल को खो दिया। शायद इसी वजह से मेरा दिल धड़कना बंद हो गया है। आर्यन ने महसूस किया वो जैसे ही हानम के गले लगकर अलग हुआ था, तब से ही इसका दिल धड़कना बंद हो गया था। ये दिल इसका था, सो वो साथ ले गई थी, मगर ये सांसें काश ये भी ले जाती। आर्यन बस सोच कर ही रह गया जब अचानक से इसकी सोच घूमती इस लेटर की सिमट गई। इसने अभी तक लेटर को नहीं पढ़ा था। सिगरेट का एक लंबा कश खींचते धुएं को फिजा में उड़ाते आर्यन ने जलते सिगरेट को दूर उछाला। फिर सोच आते ही आर्यन ने जल्दी से इस लेटर को अपनी पिछली जेब से निकाला और पढ़ना शुरू किया। वो जैसे जैसे इस लेटर को पढ़ता गया, इसकी आंखें हैरत के बायस फैलती गई। हैरानगी इस कदर थी कि बेयकीनी की वजह से इसका थोड़ा सा मुँह खुल गया। वो लेटर पढ़ता गया और इसकी हैरानगी में इजाफा होता गया। इसके चेहरे के तासुरात बदल गए। आखिरी लाइन को पढ़ते आर्यन की आंखों से पानी एकदम से बह गया। आर्यन पाशा की मोहब्बत की कैदी हानम पाशा। आर्यन ने 3 दफ़ा गायब दिमागी से यह लाइन पढ़ी, मगर इसकी सोच तो बस हानम के पीछे मकसद पर ही अटक गई थी। इसका मतलब हानम बेकसूर है, हानम बुरी नहीं है। वो अच्छे काम के लिए ये सब करती थी, वो दूसरों की मदद करती थी। खुली नज़रों से फिर से इस लेटर को देखते आर्यन फ़ौरन से उठ खड़ा हुआ। हानम ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। कितना पूछा मैंने इससे, मगर इसने मुझे कुछ नहीं बताया। इसका मकसद गलत नहीं था। हानम बुरी नहीं है। ओ खुदाया, मैं इसे क्या कुछ नहीं समझ रहा था। मेरी नज़र में वो कसूरवार थी, वो चोर थी। आर्यन ने बेध्यानी में अपना कदम पीछे की जानिब लेने शुरू कर दिया। इसका दिमाग बुरी तरफ से माऊफ हुआ था। इसने मुझसे पूछा आप मुझ पर यकीन करते हैं, और मैंने अपने एहसासात छुपाने के लिए इनकार कर दिया। मैंने ही इस पर भरोसा नहीं किया। फिर वो कैसे और क्या बताती मुझे। ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं इसे हाँ में जवाब देता तो इस वक्त हानम मेरे पास होती। आर्यन पीछे की जानिब कदम लेता चला गया। इसने अपने बालों में उंगलियां फंसा ली। इसके सर में दर्द की टीसें उठने लगी। एक पल में इसका जिस्म पसीने से शराबूर हो गया। नहीं, मैं हानम को कुछ नहीं होने दूंगा। वो बुरी नहीं है, वो चोर नहीं है, इसका कोई कसूर नहीं है। मैं हानम को बचाऊंगा, इसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो मेरी है, वो सिर्फ आर्यन पाशा की है, इसे कुछ नहीं होगा। आर्यन दीवानावार चीखता चिल्लाने लगा, जबकि इस पर लर्जा तारी हो गया। इसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो गई। आर्यन मुड़ता ही अपनी गाड़ी की जानिब दौड़ा। जब इसके जहन में कुछ आया और इसने एक पल के लिए अपनी घड़ी की जानिब देखा जो 12 बजा रही थी। हानम तो 11 के करीब चले गए थे, तो क्या अदालत ने इसे सज़ा सुना दी होगी।
कहीं अदालत ने इसे फांसी तो नहीं दे दी? आर्यन की सोच बुरी तरह से यहाँ अटकी थी। नहीं नहीं, हानम को कुछ नहीं हो सकता। अगर हानम को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगा। हानम बेकसूर है, मुझे बारान को बताना होगा वरना इसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। मुझे बारान को कॉल करनी होगी। आर्यन ने जल्दी से बारान को कॉल मिलाई जब इसके हाथ कांपने लगे। हानम के गले लगी। वो दोनों रो रो कर हलकान हो गई थी जब ज़याम और बारान ने इन्हें दिलासा देते हानम से दूर किया। कर्नल अंकल शर्मिंदगी से दूर ही खड़े थे जब पाशा साहिब इसके पास आते इसे अपने सीने से लगा गए थे। मेरी बच्ची, मैंने वादा किया था तुमसे, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आखिर हानम का आर्यन की ज़िंदगी में आने का मकसद भी पूरा हो गया। वो पाशा साहिब को पॉलिटिकल की वजह से जानती थी। इसे पता था अगर वो पकड़ी गई तो पाशा साहिब के पास इतनी पावर्स हैं कि वो इसे आज़ाद करवा देंगे। फिर जब वो चोरियां छोड़ देगी तो पाशा साहिब इसका सारा निज़ाम भी चलाएंगे। इसलिए वो इनकी जायदाद हथियाना चाहती थी ताकि चोरियां छोड़ दे। इनके मिलने के बाद बारी बारी सब ने इसे अपने गले से लगाया। जबकि पाशा साहिब कुछ परेशान हुए। इतनी न्यूज़ फैली थी तो आर्यन अभी तक क्यों नहीं आया था? वो कहाँ था? वो कुछ नहीं जानते थे। चलो भाई, चलो अब बस भी करो, मेरी बच्ची थक चुकी है। अब घर चलो, जिसने मिलना है हम घर जाकर मिले। नूरे और तालिया दोबारा से इसकी जानिब लपकी तो आर्यन की मम्मा ने मुस्कुराते कहा था, क्योंकि हानम की हालत से वो अंदाज़ा लगा सकती थी इसे अभी आराम की ज़रूरत थी। जबकि हानम की फैमिली यहाँ थी, इसीलिए जारी नाराज़गी जाहिर करता इसे मिले बगैर ही चला गया था। हाँ हाँ, चलो अब घर। वैसे भी यहाँ 2 मिनट भी खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है, वरना मीडिया वालों ने आकर दिमाग ख़राब कर देना है, पाशा साहिब ने कहा जबकि वो आर्यन को कॉल करने लगे जो कॉल नहीं उठा रहा था। फिर सब एक साथ बाहर की जानिब बढ़ने लगे तो कर्नल अंकल ने हानम को आवाज़ देकर रोका। इन सबको चलने का बोलती वो खुद कर्नल अंकल के पास आई। जब बारान इसकी जानिब बढ़ा और बाकी सब बाहर की जानिब बढ़ गए। बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुल्तजी लहजे में बोलते हानम के सामने हाथ जोड़ गए तो हानम ने जल्दी से इनके हाथों पर अपना हाथ रखा। नहीं अंकल, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? आप भी तो अनजान थे, फिर माफ़ी कैसी? हानम ने इसी वक्त मुस्करा कर इन्हें जवाब दिया। नहीं बेटा, गलती मेरी भी है। मुझे तुमसे पहले बात करनी चाहिए थी ताकि नौबत यहाँ तक ना आती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इस बार अंकल का लहजा इल्तिजाइया हुआ था। अंकल, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगे। हानम बेटा, मेरी तरह आर्यन भी अनजान था, इसे भी कुछ नहीं पता। मेरे ही कहने पर वो ये सब कर रहा था। कर्नल अंकल ने आर्यन की बात का आगाज़ किया। वो इसे बताना चाहते थे कि वो आर्यन से बदगुमान ना हो, जबकि हानम अचानक से इसके जिक्र पर खामोश हो गई। बेटा वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत कि मैं इसे बयान नहीं कर सकूंगा। अंकल की बात अभी पूरी नहीं हुई थी जब हानम ने इन्हें टोका था। नहीं अंकल, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। हानम का लहजा पथरीला हो गया। नहीं बेटा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, बल्कि मैंने इसे रोका हुआ था। मैं चाहता था वो तुमसे मोहब्बत ना करे कि फिर बाद में इसे दर्द हो। मैं हमेशा इसे एहसास दिलाता रहा कि वो एक आर्मी है और इसका काम सच का साथ देना है, जबकि साथ तो हम जानते ही नहीं थे। हमें लगा तुम गलत हो, इसीलिए आर्यन ने मेरी वजह से तुमसे अपनी मोहब्बत को छुपाया और हर पर तड़पता रहा। मगर इसकी ज़बान ने एक शिकवा नहीं किया। वो मेरी वजह से अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने पर तैयार हो गया। हानम, इसने जो भी किया मेरे कहने पर किया और मेरी वजह से किया। मगर सच तो ये है कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। कर्नल अंकल की आंखें भीगने लगी तो हानम हैरानगी में डूबने लगी। आर्यन इससे मोहब्बत करता था और इसने बताया भी नहीं। हाँ हानम, आर्यन वाकई ही तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम इससे नाराज़ मत होना। वो मजबूर था, वो वतन की वफादारी के आगे मजबूर था, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। तुम इससे बदगुमान मत होना। बारानी से समझाने लगा जबकि सबसे ज़्यादा खुशी तो इसी को हुई थी, हानम की आज़ादी की वजह से। क्योंकि सिर्फ इसने देखी थी आर्यन की वो हालत। वो जानता था अगर हानम को कुछ हो जाता तो आर्यन पाशा ख़त्म हो जाता। क्या बारान, आप सच बोल रहे हैं? बेतबारी से बारान को देखती वो यकीन करने के लिए बोली, जबकि इसके हवास बेकाबू हो गए थे। हाँ हानम, चलो अब सब इंतज़ार कर रहे हैं। ज़याम ने बारान को कॉल की तो हानम हैरानगी की कैफियत में कर्नल अंकल से मिलती बारान के साथ बाहर गाड़ी की जानिब बढ़ी। एक गाड़ी में ज़याम, बारान और वो तीनों बैठ गई, जबकि एक गाड़ी में बाकी सब बैठकर विला की जानिब बढ़ गए थे। ज़याम ड्राइविंग कर रहा था जबकि बारान के मोबाइल पर आर्यन की कॉल आने लगी। हानम जो मिड में बैठी थी इसने बखूबी आर्यन का नाम पढ़ा था। बारान, स्पीकर पर डालो। हानम के कहने पर बारान ने कॉल उठाते स्पीकर पर डाली। हेलो बारान, मेरी बात सुन रहे हैं? तू कहाँ पर है? मुझे तुझे कुछ बताना है। हानम बेगुनाह है बारान, वो बेकसूर है, वो मासूम बच्चों के लिए चोरियां करती थी। बारान, हानम को कुछ मत होने देना, वो गलत नहीं है। आर्यन की इस्तराबी भरी आवाज़ इस सब ने सुनी। जब हानम ने बारान के कान में आर्यन को कहने के लिए कुछ कहा तो बारान बोला, मगर आर्यन, फैसला तो हो गया है। क्या मतलब फैसला हो गया?
अदालत ने क्या फैसला किया बारान? तू खामोश क्यों है? जल्दी बता मुझे। आर्यन बेचैन हुआ तो फिर से हानम ने बारान के कान में कुछ कहा। आर्यन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, मगर हानम को फांसी हो गई। बारान ने भरपूर एक्टिंग करते अफसोस से कहा। जबकि दूसरी जानिब अचानक से गहरी खामोशी छाई। हानम दोबारा से कुछ बोली तो बारान ने पूछा, आर्यन सुन आर्यन, तू कहाँ पर है? बारान बोला, मगर दूसरी जानिब से कोई जवाब नहीं आया। आर्यन खामोश हो गया। इसके हाथ से मोबाइल छूट कर गिर गया। इसका चेहरा संजीदा हो गया। जबकि बारान हेलो हेलो करता रहा, मगर आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। बारान, कॉल ट्रेस करवाओ, आर्यन का पता करो कहाँ पर है वो। हानम ने कहा। जब वो चाहती थी आर्यन भी तो थोड़ा सा तड़पे इसके लिए। इसने ये सब बोला तो बारान इसकी कॉल ट्रेस करते गाड़ी को समंदरी इलाके की जानिब बढ़ा गया था। दूसरी जानिब आर्यन पाशा तो अपनी जगह शल हो गया था। हानम की मौत की खबर ने इसकी सारी सांसें खींच ली थी। इसका दिल चाहा वो चीख चीख कर रोए। जबकि सख्ते की हालत में आर्यन बेसाख्ता नीचे की जानिब बैठता चला गया। इसके आंसू बेख्तियार हो गए। सांस गले में ही अटक गई। पूरा गला खुश्क हो गया। जीने की उम्मीद ख़त्म हो गई। 5 मिनट तो आर्यन शल हो गया। नहीं हानम, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आर्यन का जब टूटा और वो ऊपर आसमान की जानिब देखता फलक शगाफ आवाज़ में चीखा था। इसकी चीखों पुकार दूर दूर तक गई। आर्यन पर जुनूनी अंदाज तारी होने लगा। हानम कैसे मर सकती है? इसकी हानम मर नहीं सकती। नहीं हानम, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हानम, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। हानम, तुम आर्यन को छोड़कर नहीं जा सकती। आर्यन पागल होने लगा। मिट्टी पर बैठते इसने मिट्टी पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारना शुरू कर दिया। जब ज़याम की गाड़ी समंदर किनारे आकर रुकी, मैं आज एतराफ़ करता हूँ, मुझे इश्क है हानम तुमसे। आर्यन ऊंचा ऊंचा रोने लगा और इन सब ने इसके एतराफ़ को बाखूबी सुना था। मुझे इश्क हो गया है, मुझे हानम से इश्क हो गया है। हानम ने बोला था वो पछताएगा और फिर आर्यन पाशा पछताने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, एतराफ़ करने लगा। हानम के इश्क में आशिक बन गया हूँ मैं। आर्यन चीख चीख कर इस समंदर को अपनी मोहब्बत का गवाह बनाने लगा। जबकि हानम गाड़ी से बाहर निकली, आर्यन के मुंह से अपने लिए एतराफ़ इश्क सुनकर हानम के पूरे जिस्म में सनसनाहट हुई। आर्यन और रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा जब इसकी नज़र इस रेत पर पड़ी जिस पर शीशे की बोतल टूटी पड़ी थी और इसके ऊपर वाला हिस्सा इंतहाई नुकीला और तेज़ था। हानम नहीं रही तो अब मैं जी कर क्या करूँगा? मुझे नहीं जीना, मैं मरना चाहता हूँ। आर्यन बुड़बड़ाया और हानम इससे दूर खड़ी थी, इसलिए इसकी आवाज़ को नहीं सुन सकी, मगर इसने बखूबी देखा जब आर्यन ने इस टूटी बोतल के कांच को अपने हाथ में लिया। हानम, मैंने बेवफाई की है तुम्हारे साथ, मुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। आर्यन का इरादा भांपते हानम इसकी जानिब दौड़ी, मगर आर्यन ने इस कांच को अपनी नब्ज़ पर रख लिया। अगर तुम मुझे यहाँ नहीं मिली तो क्या हुआ? मैं तुम्हें अगले जहान में पाऊँगा। तुम सिर्फ मेरी हो हानम। तुम्हारा आर्यन आ रहा है तुम्हारे पास। आर्यन की पागलों वाली हरकत हो गई थी। इसने कांच की पकड़ को सख्त किया। अभी वो कांच को चीरने वाले अंदाज में अपनी कलाई पर फेंटता। इसी वक्त हानम इसके करीब आई। एक झटके में एहतियात से इस कांच को पीछे करती पैर मुड़ जाने की सूरत में सीधी इसके ऊपर जा गिरी, जिसकी बदौलत इसके सारे उड़ते हुए बाल आर्यन के चेहरे पर बिखर गए। इसने इसे रोका था। आर्यन ने इसका चेहरा नहीं देखा। जबकि इस अचानक अवतार पर आर्यन रेत पर गिरा। हानम इसके ऊपर इस अचानक हमले पर आर्यन की शक्ल नहीं देखी। जबकि हानम के बालों की मीठी मीठी खुशबू इसे ठिठकने पर मजबूर कर गई। जैसे ही हानम इसे रोकती इस पर गिरी, ठीक इसी वक्त आर्यन पाशा का दिल तेज तेज धड़कने लगा। हानम की जुदाई पर इसका दिल धड़कना बंद हो गया था। फिर ऐसा क्या हो गया जो इसके दिल ने रफ्तार पकड़ ली? हानम के बदन से उठती पुरस्रार महक वो कैसे नहीं महसूस कर सकता था, मगर इसके सीने पर गिरी हानम ने अभी तक सर नहीं उठाया था। वो कौन थी? वो इसे क्यों रोकने आई थी? कहीं वो इसकी हानम तो नहीं थी? ये देखने के लिए आर्यन पाशा ने अगले हिले में अपने धड़कते दिल को काबू में करते एक रफ्तार से अपने चेहरे से इसके बाल पीछे किए। वो हानम के सिल्की बाल अपने चेहरे से पीछे करने लगा तो इस दौरान हानम ने भी अपना सर इसके सीने से उठाया। मगर इस सारे रद्दअमल के तौर पर आर्यन पाशा की नज़र जैसे ही हानम के संजीदा चेहरे पर पड़ी, एकदम से इसके पुरमुर्दा जिस्म में जान पैदा हुई। आर्यन ने टुकर टुकर नज़र से हानम को देखा। वो देखता ही रह गया। वो जिसका चेहरा देख रहा था वो वाकई ही हानम थी या फिर इसका वहम था? अपनी आंखें देखे मंजर को हकीकत में बदलने के लिए आर्यन पाशा ने हैरान चेहरे से नज़रों का तसल्लुत इस पर बांधा। अपनी आंखों को 2-3 दफ़ा बंद करके खोला, जैसे यकीन करना चाहता हो गोया वो जो देख रहा है वो सच है ना। आर्यन ने अपनी आंखों को भी मसला, मगर मंजर ना बदला। इसकी आंखें चेहरा संजीदा हानम को देख रहा था। वो जो देख रहा था वो इसका ख्याल नहीं था, सच था, एक गहरा सच। इसके मुताबिक तो हानम को फांसी हो गई थी, फिर वो यहाँ इसके सामने कैसे? हाँ हाँ हानम, तो तुम? अपने दिल को यकीन दिलाने के लिए आर्यन ने अपना कांपता हाथ इसके चेहरे पर रखा।
तो इसी वक्त इसके पूरे जिस्म में सुकून उतरा था। आर्यन की आवाज़ लड़खड़ाई, इसका सख्ता टूटा था, इसकी हैरान आंखों में नमी आई। तो हानम ने हल्का सा मुस्कुराते अपने सर को खम दिया ताकि इसे यकीन आए और फिर हानम अपने गिले शिकवे शुरू करे। हानम के बस हल्का सा सर को खम करने की देर थी। आर्यन इसकी यकीन दहानी पर एकदम से बेकाबू हुआ। हानम जिंदा थी, इसे फांसी नहीं हुई थी। ये देखते आर्यन के चेहरे पर अब हैरानगी के जगह ढेरों सारी खुशी जाहिर हुई थी। इसकी ज़बान पर पहला लफ्ज़ ही शुक्र अल्लाह का आया था और फिर अगले ही लम्हे वो अंधाधुंध हानम को मजबूती से खुद में दबोच गया था। तो इसी वक्त इसकी आंखों में मौजूद पानी मौका मिलते ही बह निकला। हानम तुम जिंदा हो? मेरी हानम जिंदा है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। बारान झूठ बोल रहा था। आर्यन ने खुशी का इजहार करते हानम पर अपनी गिरफ्त तेज़ की। जबकि इसकी पकड़ पर हानम का सांस रुक गया। वो इससे दूर होने की कोशिश करने लगी मगर आर्यन ने इसे मज़ीद और दबोच लिया। हानम तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। सोचा था तुमसे मोहब्बत करना छोड़ दूंगा, अपनी मोहब्बत ख़त्म कर लूँगा। मगर मेरे दिल में ज़रा भी मोहब्बत हुई तो अपने दिल को बाहर निकाल फेंकूँगा। मगर हानम मैं भूल गया था, आर्यन पाशा तुमसे मोहब्बत नहीं करता बल्कि इश्क करता है और इश्क पर किसी का ज़ोर नहीं है। हानम से अच्छी तरह लिपटते आर्यन ने अपने जज्बात का इजहार किया। आर्यन छोड़े मुझे। जवाबन तौर पर हानम फ़कत इतना बोली। इसे ऐसा लगा अगर आर्यन 2 मिनट भी इससे और लिपटा रहा तो हानम का सांस बंद हो जाएगा। लेकिन आर्यन ने इसकी कहाँ सुनी थी। वो तब सच्चाई जानने के बाद खुलकर अपने जज्बात का इजहार करना चाहता था। जिस चीज़ ने इसे दिल को रोक रखा था वो तो अब नहीं थी। हानम बेकसूर थी, फिर डर कैसा? हानम आर्यन पाशा को इश्क हो गया है तुमसे। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने से मेरा दिल धड़कना बंद हो गया और जब तुम आई हो तो देखो दोबारा से दिल धड़कने लग पड़ा। हानम की कमर से अपने बाजू दूर करते आर्यन ने इसे अपनी सख्त गिरफ्त से आज़ाद करते इसका हाथ पकड़कर अपने दिल के मकाम पर रख लिया। हानम ने महसूस किया वाकई इसका दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। आर्यन पाशा के मुंह से एतराफ़ मोहब्बत सुनकर इसे खुशी तो बहुत हुई मगर दूसरी तरफ नाराज़गी भी थी। आर्यन के इनकार पर शिकवा भी था, इसके भरोसा न करने पर शिकवा था, इसका 3 महीनों में से तड़पाने का शिकवा था। क्या कुछ नहीं था जिसका अजाला भी आर्यन पाशा ने करना था। अभी हानम इसके धड़कते दिल को महसूस कर रही थी जब आर्यन पाशा ने छपाक से इसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर इसकी केशदा पेशानी पर अपने भीगे और दहकते हुए लब रख दिए, जिसको महसूस करती हानम एक ट्रांस की कैफियत में से दूर होती इसके ऊपर से उठती पीछे को हुई। जबकि हानम की इस कदर गैर शनासाई रद्दमल पर आर्यन पाशा को खासा समझ नहीं आई थी। इसी वक्त उठकर इसके पीछे बैठते आर्यन ने अपने सर को हिलाते हानम की जानिब देखा। बस करो तुम लोग, क्या अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर इन्हें देख रहे हो? थोड़ी शर्म कर लो। गाड़ी में बैठे ही बारान ने इन तीनों को तनबीह की थी। गाड़ी में बैठते ही बारान ने इन तीनों को तनबीह करते डपटते कहा तो ज़याम ने खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा था। तो नूरे और तालिया शर्मिंदा होती नज़रें झुका गई थी। मेरे ख्याल से बस देख रहे हैं हम। तू अंधा है ना? ज़याम ने तीखी नज़रों से इसे देखते तंज किया तो बारान ने कहका लगाया, देखना तो ठीक है मगर तुम लोग ऐसे देख रहे हो जैसे सामने रोमांटिक फ़िल्म का सीन चल रहा हो। बारान के कहते ज़याम ने इसके कंधे पर चपत रसीद की। अच्छा तुम सब मेरी बात सुनो, मेरे पास एक ज़बरदस्त प्लान है। बारान ने इन तीनों की तवज्जो खींची तो वो तीनों अब सामने की जानिब देखने के बजाय इसे देखने लगे। तो बारान ने सारा प्लान इन्हें समझाया। समझ आ गई है ना? अब जाओ तुम लोग, मैं आर्यन और हानम के साथ आता हूँ, मगर जो भी करना है जल्दी करना है। बारान ने ज़याम को अच्छे से समझाया कि क्या करना है और ख़ुद गाड़ी से बाहर निकल गया। तो ज़याम शाह नूरे और तालिया को साथ लिए गाड़ी को रिवर्स करता जन से भगा ले गया। अगर आप इतनी ही मोहब्बत करते हैं मुझसे तो मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? वाहिद ये एक बात थी जो हानम के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनी थी। वरना अगर देखा जाए कि आर्यन ने इज़हार नहीं करना था तो हानम ने कौन सा कर लिया था। अगर इसे सबसे ज़्यादा दुख था तो सिर्फ इसी बात पर था कि आर्यन ने एक बार भी इस पर भरोसा करते इसकी बात नहीं सुनी थी। हानम मैं मजबूर था अपनी वफ़ादारी के आगे, मैं अपनी मोहब्बत को रोक रहा था, ऐसे में तुम्हें यकीन नहीं करवा सकता था। आर्यन ने अपने हक़ में थोड़ी सी सफाई दी जबकि वो जानता था गलती इसकी है। वो एक बार इसकी बात सुन लेता फिर चाहे जवाबन कुछ भी कहता। मैं जानती हूँ आपकी मजबूरी को आर्यन, मगर आप एक बार मुझे बोल देते हानम मुझ पर भरोसा है। हानम मुझे तुम पर भरोसा है, तुम अपना मकसद बताओ तो क्या चला जाता आपका? इस वक्त आपके दिल में लगी जंग ने आपका एक इनकार की वजह से मेरे दिल के लाखों टुकड़े कर दिए। हानम मसनूई बरहमी और नुरुटेपन से बोली। इसके दिल ने तो आर्यन की बेवफाई को भी माफ़ कर दिया था मगर चालाक दिमाग इसके फैसले के मुसलसल इनकारी था। वो चाहती थी जितनी तकलीफ़ इसने बर्दाश्त की इतना ही वो आर्यन को अपने तरीके से तड़पाए।
आखिर क्राइम लेडी किसी को बख्शती नहीं है। हानम, मेरी गलती है। मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था। एक बार तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। मुझे माफ़ कर दो हानम, मुझसे गलती हो गई। आर्यन ने हानम के दोनों हाथ पकड़े और इस पर अपना चेहरा रख लिया। इसके आंसू जो पहले ही खामोश बह चुके थे, वह अब हिचकियों की सूरत इख्तियार कर गए थे। मगर आर्यन को इस तरह से रोते देख हानम का तो दिल ही डूब गया था।